नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। विवाह के बाद अलगाव, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, ये सब हम अपनी जन्म कुंडली से कैसे देख सकते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम में से बहुत लोग जानते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में सप्तम भाव से हम अपने जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, या सप्तम भाव में कौन से ग्रह युति बनाकर बैठे हैं, ये सब चेक करना शादी के बाद हमारे जीवन कैसा रहेगा, इस बात का हमें एक इंडिकेशन देता है। और राशि चार्ट यानी लग्न चार्ट के साथ साथ हमारा नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ये देखने के लिए कि आफ्टर मैरिज हमारा जीवन कैसा रहेगा और हमें किस तरह के पार्टनर मिलेंगे। सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं तो ये हमारे सुखद वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं। वहीं पर सप्तम भाव पर मंगल, सूर्य, राहु, केतु या शनि, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए या सप्तम भाव को दृष्टि दे तो हमें ये पता चलता है कि शादी के बाद पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो भी ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है वो आपकी जन्म कुंडली के किस भाव का स्वामी है। तो ये तो हमने बात की कि कौन से प्लैनेट अगर बैठे हों सप्तम भाव में तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसी तरीके से हमें ये भी जरूर चेक करना, साथ में हमें देखना है सप्तम भाव के स्वामी की दशा मतलब उसकी क्या कंडीशन है। यानी अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी सिचुएशंस में शादी के बाद प्रॉब्लम्स होना पॉसिबल ज़्यादा हो जाता है। और कई बार तो शादी में बहुत सी तरीके के डिलेज भी हो जाते हैं या फिर शादी होते होते भी रुक जाती है। तो ऐसे में हमें सप्तम भाव के स्वामी की कंडीशन को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए कि 12वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है तो 12वें भाव में कौन सी राशि पड़ रही है ये भी हमें अवश्य देखनी है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और ये मेष लग्न की कुंडली है, तो शुक्र सप्तम भाव का स्वामी बनकर यदि द्वादश भाव में बैठे तो द्वादश भाव में मीन राशि आएगी और मीन राशि शुक्र के लिए उच्च की राशि है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। यानी कि जरूर कि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में बैठा है मगर वो अपनी उच्च राशि में बैठा है। यानी ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपकी शादी कहीं आउट ऑफ द कंट्री हो, या अगर आप आउट ऑफ द कंट्री शादी करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर शादी के बाद आप किसी फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो तो ये भी आपको लाभ दे सकता है। इसलिए सप्तम भाव के स्वामी की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है और ना केवल लग्न चार्ट में बल्कि आपको सप्तम भाव के स्वामी की पोजीशन नवांश यानी D9 चार्ट में भी जरूर चेक करनी है। पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखना बहुत आवश्यक है। यानी पुरुष की कुंडली में शुक्र शादी के कारक माने गए हैं और एक महिला की कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर को शादी का कारक बोला गया है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि एक मेल चार्ट में शुक्र छठे, 8वें, 12वें में है या फिर नीच के हैं या फिर किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं या दृष्ट हैं तो ऐसी सिचुएशन में शादी के बाद प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि एक महिला के चार्ट में बृहस्पति किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं या दृष्ट हैं या छठे, 8वें, 12वें में हैं तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को शादी के बाद प्रॉब्लम्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। इसी तरीके से हमें मंगल को भी चेक करना है। यदि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इनमें से किसी भी भाव में है तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स का होना बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज की बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी ग्रहों को यानी शुक्र को मेल चार्ट के लिए,
बृहस्पति को फीमेल चार्ट के लिए आप D9 में भी अवश्य चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि D1 में तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन D9 में क्योंकि वो या तो नीच भाव में है या फिर पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, दृष्ट हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी रीडिंग्स बदल जाएंगी। इसलिए संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आपको अपना लग्न चार्ट और D9 चार्ट दोनों को ही चेक अवश्य करना है। देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो हम सबके लिए ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शादी से पहले वर वधू की कुंडली को मैच कराना एक अच्छा सुझाव है। और जब अगर आप कभी ये फील करते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको जल्दी से एकदम गिव अप नहीं कर देना चाहिए। अपने दोनों ही पति पत्नी, आपको दोनों को ही अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दशाएं, अंतरदशाएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, लेकिन एक बार जब वो दशा अंतरदशा निकल जाती है या वो गोचर निकल जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी हेस्टी स्टेप नहीं लेना है। आपने अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए जरूर अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण अवश्य कराएं, तभी आप कोई फाइनल डिसीजन लें, उसी में ही बेहतरी है। देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो हम सबके लिए ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शादी से पहले वर वधू की कुंडली को मैच कराना एक अच्छा सुझाव है। और जब अगर आप कभी ये फील करते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको जल्दी से एकदम गिव अप नहीं कर देना चाहिए। अपने दोनों ही पति पत्नी, आपको दोनों को ही अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दशाएं, अंतरदशाएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, लेकिन एक बार जब वो दशा अंतरदशा निकल जाती है या वो गोचर निकल जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी हेस्टी स्टेप नहीं लेना है। आपने अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए जरूर अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण अवश्य कराएं, तभी आप कोई फाइनल डिसीजन लें, उसी में ही बेहतरी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। और आपको यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस देखने हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।